हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में आदर्शवाद टॉपिक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रकृतिवाद क्या चीज़ है। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के योग से बना है, नेचुरल प्लस इज्म। नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत या वाद। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद क्या है? जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद कहलाता है। यहाँ प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, प्रकृति शब्द के कितने अर्थ हैं? तो दो अर्थ हैं। पहला है भौतिक प्रकृति, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बाह्य प्रकृति। ठीक है, जो हम लोग आसपास देखते रहते हैं, हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ये सारी चीज़ें जो भी दिख रही हैं ना, ये भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आता है। और दूसरा है बालक की प्रकृति। ठीक है, अर्थात बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, उसकी क्षमताएं आदि। ठीक है, तो प्रकृतिवाद आपको समझ में आ गया होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है ये, दो शब्दों के योग से बना है। पहला है नेचुरल और इज्म। नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत या वाद। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। ठीक है, प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृति शब्द के यहाँ पर कितने अर्थ हैं? तो प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं। पहला भौतिक प्रकृति और दूसरा है आपका बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति में आज आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से दिखती हैं वो सारी भौतिक प्रकृति में आ जाएगा। और बालक की प्रकृति में बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्षमताएं होती हैं, ये आती हैं बालक की प्रकृति में। ठीक, प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है यथार्थता। इस कारण इसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहते हैं। देखिए, यथार्थ जो शब्द है वो काल्पनिक शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, काल्पनिक से आप समझ रहे हैं जो हम कल्पना करते हैं, और यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता। जो प्रकृतिवाद वाले जो व्यक्ति हैं वो वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो चीज़ सामने चल रही है उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि काल्पनिक चीज़ों में। ठीक है, तो प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है? यथार्थता। इस कारण इसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो प्रकृतिवाद को कहते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्रकृतिवाद है, अगर एक नंबर में आता है कि प्रकृतिवादी जो होते हैं वो किस चीज़ को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, तो प्रकृति को। ठीक है, जो भी प्रकृति है हमारी उससे सर्वोपरि मानते हैं। इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि की सत्ता में विश्वास नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे हमने आदर्शवाद में पढ़ा था, वो क्या करते थे? वो काल्पनिक में जीते थे। ठीक है, कल्पना में जीते थे। वो क्या थे? ईश्वर में विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे। लेकिन जो प्रकृतिवादी हैं ये जस्ट अपोजिट है। ये क्या करते हैं? ये प्राकृतिक चीज़ों में अपना विश्वास मानते हैं। ठीक है, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, और ईश्वर और आत्मा में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते प्रकृतिवादी। और क्या है? संसार की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है और अंत भी सब प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। मतलब जो प्रकृतिवादी हैं ये मानते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ठीक है, जो भी समाज है, जो भी संसार है, इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और लास्ट में क्या होगा कि ये सब कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। ठीक है, जब अंत होगा इस पृथ्वी का, ठीक है, समाज का अंत होगा, तो ये सब कुछ प्रकृति में ही मिल जाएगा। ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना था। तो प्रकृतिवादी जो हैं उनकी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में? कि शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ठीक है, प्रकृतिवाद के संस्थापक अगर पूछे जाते हैं तो रूसो। ठीक है, प्रकृतिवाद का संस्थापक रूसो को माना जाता है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है, तो रूसो को प्रकृतिवाद का संस्थापक माना जाता है। और शिक्षा का अर्थ क्या है इनके अनुसार? शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति, ठीक है, उसका जो नेचर है उसके अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने योग्य बना। रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, यह इनकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? कि सच्ची शिक्षा जो भी होती है वो व्यक्ति के अंदर से ही निकलती है। ठीक है, अंदर से ही प्रस्फुट होती है, और जो इनकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनकी एक अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, तो ये रूसो के अनुसार डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन थे। ठीक है, जो प्रकृतिवादी को सपोर्ट करते थे, विचारधारा को। ठीक है, जो प्रकृतिवादी हैं, जैसे हमने आदर्शवादी में पढ़ा था कि कौन कौन से दार्शनिक थे जो आदर्शवादी को सपोर्ट करते थे, वैसे अब हम देख रहे हैं कि जो प्रकृतिवादी को सपोर्ट करते हैं, जो प्रकृतिवादी विचारधारा है, इसे कौन कौन से दार्शनिक सपोर्ट करते थे। तो इसमें आएंगे आपके बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो प्रकृतिवादी जो शिक्षा दार्शनिक है कौन कौन से हैं? तो बेकन, कमेनियस, स्पेंसर और रूसो। नाम याद कर लेना इनके, एक नंबर में पूछा जा सकता है। फिर है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं।
ठीक है, जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसके अनुसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्रकृति का अनुसरण करने पर बल दिया। ठीक है, जो प्रकृतिवादी थे इन्होंने किस पर बल दिया, तो प्रकृति का अनुसरण करने पर ज़्यादा बल दिया था इन्होंने। दूसरा था बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया। ठीक है, बालक को स्वतंत्र रखो, ये चाहते थे कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, उसे सिखाने खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रकृति में अपने आप ही चीज़ों को सीख जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है वो क्या करता है, आग में उंगली डालता है, लेकिन जब वो एक बार वो जलता है उसके बाद वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करता। तो यही प्रकृतिवादी चाहते थे कि जो भी बालक है उसे स्वतंत्र छोड़ दो तुम, वो प्रकृति में आकर, ठीक है, अपने आप ही चीज़ों को सीख जाएगा धीरे धीरे करके। फिर तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान दिया है। ठीक है, जो शिक्षण प्रक्रिया है तो इसमें क्या किया, जो बालक को मुख्य स्थान दिया इन्होंने कि केंद्र में बालक को रखो, उसके अनुसार चीज़ों को रखो। ठीक है, पहले जो चलता था टीचर के हिसाब से चलता था कि टीचर जो पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाता है, टीचर अपने हिसाब से शिक्षण विधियों का यूज़ करता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। लेकिन आज के समय में क्या है कि बालक को हम लोग केंद्र में रखकर जो भी निर्णय लेते हैं वो बालक को केंद्र में रख कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई हम पॉलिसी बना रहे हैं तो बालक को सोचकर बनाते हैं कि हाँ वो इस काबिल है कि नहीं है। ठीक है, उस पर कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करनी है, बालक को उससे समझ में आएगा कि नहीं, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि टीचर को सरल लगे ऐसी। ठीक है, तो प्रकृतिवादी भी यही चाहते थे कि बालक को शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र में स्थान दिया जाए। तीसरा फोर्थ पॉइंट है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि पुस्तकों से ज्ञान देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसे प्रकृति में छोड़ दो, वो चीज़ों को खुद सीखेगा, जो नेचुरल चीज़ें उसे वो सिखाओ। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान देना इतना ज़रूरी नहीं है, उसका विरोध किया था इन्होंने। फिर पांचवा इन्होंने नारा दिया है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति की ओर लौटो। कौन सी विचारधारा का पॉइंट है, तो प्रकृतिवादी विचारधारा जो है इसका पॉइंट है, इसे भी याद। बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो जो प्रकृतिवादी थे ये चाहते थे कि बालक और बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए, यानी कि सह शिक्षा दी जाए। पहले क्या होता था, आदर्शवादी में वो पुरुषों पर ज़्यादा फोकस करते थे शिक्षा देने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रकृतिवादी में ऐसा नहीं था, इसमें बालक बालिकाओं दोनों को एक साथ शिक्षा देने पर जोर दिया गया था। फिर है प्रगतिशीलता, और आठवां पॉइंट है आपका इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। कहने का मतलब है कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दिया जाता है वो ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए कहा गया है कि जो इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग होती हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रकृतिवादी के अनुसार, जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। पहला है मानव को प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना। जो भी मानव है उसे ऐसा बनाना कि वो प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, उस इस काबिल बनाना है उसे। दूसरा, बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हो। ठीक है, बालक का जो विकास है उसका स्वतंत्र रूप से विकास हो सके, इस पर फोकस किया इन्होंने, ये उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, आत्मरक्षा के योग बनाना, जो भी बालक है उसे आत्मरक्षा के योग बनाना है। फिर है जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, कि जीवन में जो जो भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं बालक के, उनके योग बनाना है ताकि वो उन संघर्षों से जूझ सके। ठीक है, तो जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। फिर है बालक को इस प्रकार ज्ञान व दक्षता प्रदान करना जिससे वह पर्यावरण के साथ समायोजित हो सके। ठीक है, मतलब इस प्रकार से उसे ज्ञान देना है, इस प्रकार से उसे दक्षता प्रदान करनी है कि जो पर्यावरण में जो चेंजमेंट आते रहते हैं उसके अनुसार वो खुद को ढाल सके। ठीक है, शिक्षक का रोल क्या होता है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी विचारधारा में शिक्षक का क्या रोल है इसे देख लेते हैं। 2016 में डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जो प्रकृतिवादी थे इनकी जो विचारधारा है इसके अनुसार क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कोई रोल ही नहीं है। प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्र विकास करना चाहते थे। ठीक है, ये चाहते थे कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, वो खुद चीज़ों को सीख जाएगा, टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। ठीक है, तो शिक्षक का कोई रोल नहीं है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृतिवादी जो विचारधारा है इसमें क्या था कि शिक्षक को कोई स्थान नहीं दिया था इन्होंने कहा कि बालक को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दो, उसे छोड़ दो प्रकृति में, वो खुद घूम घूम के सब चीज़ों को सीख लेगा। फिर क्या है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक गौण है। प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतनी आशा करते हैं कि वह बालकों के स्वाभाविक विकास में सहायता करे, अर्थात शिक्षक को पथ प्रदर्शक मानते हैं। ठीक है, निर्देशक नहीं मानते कि जो निर्देश देगा कि हाँ बालक ये करेगा ये करेगा ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया, शिक्षक को गौण स्थान दिया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस खाली एक पथ प्रदर्शक के रूप में ये कार्य करेगा कि बच्चों को बस दिशा निर्देश देगा कि वो सही जगह जाएं, ठीक है, सही काम करें, ना कि निर्देश देने वाला कि वो निर्देश देगा, ये कराएगा वो कराएगा, अपने मन से चीज़ों को पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद में शिक्षक का रोल है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आदर्शवाद में शिक्षण विधियां पढ़ी थी, अब हम प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रकृतिवाद में आती हैं, 2016 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी फोकस करना है। तो पहला है इसमें करके सीखना, कि बालक को करके सीखने दो। तो आप समझ रहे हैं कि बालक जब खुद करके सीखेगा तो मतलब वो प्राकृतिक रूप से सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, दूसरा है खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना। तीसरा है स्व अधिगम, मतलब खुद स्वयं करके चीज़ों को सीखेगा।
ठीक है, स्वागतम। फिर है भ्रमण विधि, कि बच्चे को तुम क्या करो, घुमाने ले जाओ, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों में, प्राकृतिक दृश्य दिखाओ, तो बालक क्या करेगा, घूम घूम के खुद ही चीज़ों को सीखेगा। फिर है डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी की है ये। फिर है किंडरगार्टन, आदि विधियों का समर्थन किया। तो शिक्षण विधि जो है प्रकृतिवादी विचारधारा में कौन कौन सी आती हैं, तो पहला करके सीखना, खेल विधि, स्वाधिगम, भ्रमण विधि, डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन। ठीक है, तो इतनी जो विधियां हैं वो आती हैं प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार? पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम भी उन्होंने ऐसे ही निर्धारित किया जो बच्चे के आसपास घूमता रहे। ठीक है, बच्चे जैसा चाहते हैं उस हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, कि उनकी रुचियाँ क्या हैं, उस चीज़ों को पाठ्यक्रम में डालना चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उन चीज़ों को आपको पाठ्यक्रम में डालना है, मूल प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम हो। ठीक है, जिसमें बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाए, योग्यताओं का ध्यान रखा जाए, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक क्रियाओं का ध्यान रखा जाए। शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपार्जन संबंधी गुणों का विकास, इतिहास, अर्थशास्त्र, अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए संगीत, साहित्य, ललित कला आदि विषय हों। ठीक है, तो ये सारे विषय किसमें इंक्लूड होने चाहिए? प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपार्जन संबंधी गुणों का विकास, इतिहास, अर्थशास्त्र, अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए संगीत, साहित्य, ललित कला आदि विषय हों। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। शिक्षार्थी का रोल देख लेते हैं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षार्थी होता है, मतलब स्टूडेंट होता है। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वो सारे स्टूडेंट को देखकर लिए जाएंगे। ठीक है, उसकी रुचियों के अनुसार आपको पाठ्यक्रम बनाना है, उसके अनुसार अनुशासन को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी के अनुसार सारे निर्णय लेने हैं। तो जो शिक्षार्थी होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो केंद्र बिंदु पर होगा। ठीक है, प्रकृतिवादी के अनुसार। अब हम बात करेंगे अनुशासन की। तो प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने पर प्रकृति स्वयं बालक को दंडित करेगी। प्रकृतिवादी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। रूसो का विचार है कि बालक को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब है, जब हम आदर्शवादी विचारधारा पढ़ रहे थे तो उसमें दंड इंपॉर्टेंट माना था कि बालक को सुधारने के लिए दंड देना चाहिए, लेकिन प्रकृतिवादी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना क्या है कि प्रकृति स्वयं ही दे देगी दंड। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे अगर कुछ शैतानी कर रहा है बच्चा तो गिरेगा, चोट लगेगी, खुद दंड मिल जाएगा। ठीक है, आपको दंड नहीं देना उसे, आपको बस समझाना है उसे। ठीक है, तो अनुशासन की आपने देख लिया कि अनुशासन कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार, कि प्रकृति स्वयं दंड देगी, आपको कुछ नहीं करना है। अब लास्ट पॉइंट है आपका विद्यालय। विद्यालय का स्वरूप व व्यवस्था प्रकृति के अनुरूप हो, अर्थात प्रकृतिवादी विद्यालय की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से ज्ञानार्जन की बात करते हैं। ठीक है, तो विद्यालय प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय का क्या रोल है? विद्यालय का जो स्वरूप है और जो व्यवस्था है वो प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जो भी प्रकृति है उसके अनुरूप विद्यालय का स्वरूप होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात प्रकृतिवादी विद्यालय की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, मतलब प्रकृतिवादी जो चाहते हैं उनके अनुसार क्या है कि विद्यालय का तो कोई रोल है नहीं। जरूरी नहीं कि आप विद्यालय बनाएं कि 4 कमरे बना दें, ठीक है, एक बाउंड्री बिल्डिंग बना दें, उसमें बच्चों को शिक्षा दें। उनके अनुसार क्या है, जो प्रकृति है यही पूरा विद्यालय है। बालक जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, नेचर से ज़्यादातर चीज़ें को सीखेगा। ठीक है, तो विद्यालय का भी इनके अनुसार कोई रोल नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है कि जो प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से ज्ञानार्जन की वो बात करते हैं, कि जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, बालक खुद स्वयं सीखेगा उन चीज़ों को। ठीक है, वहाँ पे खुद कहीं भी बैठकर चीज़ों को सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप बिल्डिंग बनाएं। तो देख लिया आपने, विद्यालय का कोई रोल नहीं है, शिक्षक का भी गौण रोल है। ठीक है, कोई मतलब सेकेंडरी रोल है। गौण मतलब होता है सेकेंडरी, और प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी। तो मतलब जो टीचर है उसे भी सेकेंडरी रोल दिया इन्होंने, कि खाली पथ प्रदर्शक का रोल होना चाहिए आपका। ठीक है, आपको बच्चों को निर्देश नहीं देने। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। आदर्शवादी विचारधारा में और प्रकृतिवादी विचारधारा में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आप क्या करें, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही, आपको क्या करना है कि पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट, जैसे विद्यालय लिख दिया आपने, ऊपर आपने अनुशासन लिख दिया, उससे ऊपर शिक्षक लिख दिया। ठीक है, एक लाइन बीच में खींचेंगे। ठीक है, विद्यालय में यहाँ पे क्या कोई रोल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल था। ठीक है, आदर्शवादी में इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्या नाम है, सेकेंडरी रोल है, और उसमें प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी रोल है आदर्शवादी में। ऐसे करके अनुशासन की बात करेंगे, उसमें अनुशासन पर ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने, इस पर नहीं किया कि अनुशासन इतना जरूरी नहीं है बालक के लिए, प्रकृति स्वयं दंड देगी। तो ऐसे करके जब आप डिफरेंस याद करेंगे तो ये दोनों चैप्टर आपको बहुत छोटे लगेंगे। ठीक है, बस इनका अर्थ याद रखना कि ये कौन से शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या है, और रूसो ने क्या कहा इसके बारे में, और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। खाली यही आपको पढ़ना है, बाकी तो बहुत आसान चैप्टर है, आप आराम से कर लेंगे।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।